गन देखने के बाद रजत चौधरी पहले ही डर गया था और विकी भाई की बात सुनने के बाद तो वो कप कपाने लगा। वो ये नहीं जानता कि रूपल गुप्ता के ऐसे गुंडों से भी कोई लेना देना होगा। विकी भाई ने गुस्से से रजत चौधरी की तरफ देखा और कुछ सोचने लगा। इस बुड्ढे को कैसे सबक सिखाऊं? मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये बात अपने आप से ही कहने के बाद एक बार फिर से विकी भाई की नज़र रूपल के चेहरे की तरफ गई। इस वक्त रूपल खिड़की से नीचे उतर चुकी थी। उसके नाजुक से चेहरे पर रजत चौधरी के पंजों के निशान उतर आए थे। रूपल की इस हालत को देखने के बाद इस सारी सिचुएशन के बारे में सोचा। उसके बाद विक्की भाई एक नतीजे पर पहुंचा। उसने अपने एक आदमी से कहा, सुन बे छोटे, एक काम करते हैं। मिस रूपल को देखकर लग रहा है कि इस कमीने ने उन्हें बहुत मारा है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हम इस बुड्ढे को इसकी दवा का कड़वापन चखाते हैं। जब तक मिस रूपल इस घिनौने आदमी को माफ़ नहीं कर देती, इसके चेहरे पर एक के बाद एक बिना रुके थप्पड़े लगाओ। विक्की भाई के मुंह से बस निकलने की देरी थी और उसके आदमी रजत चौधरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। विक्की भाई का ये ऑर्डर सुनने के बाद रजत चौधरी के चेहरे का रंग ही काला पड़ गया। यह सब उसके लिए किसी डरावने सपने की तरह था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक मिनट के लिए तो उसे अपने आप सामने खड़े विक्की भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन रजत चौधरी अकेला निहत्था कर भी क्या सकता था। जब रूपल ने विक्की भाई की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। कुछ दिनों पहले रजत चौधरी की जगह खुद विक्की भाई नहीं था जो रूपल के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके बारे में गंदे गंदे ख्याल दिमाग में ला रहा था। आज एकदम से विक्की भाई ने में ये बदलाव कहाँ से आ गया था? रूपल ने देखा कि विक्की भाई के आदमी रजत चौधरी के चेहरे पर बिना रुके कसकर तमाचे जड़ रहे थे। ये देखकर उसे अजीब सा लगा। रूपल ने मन ही मन में कहा, इस कमीने के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मुझ पर हाथ उठाया था ना इस रजत चौधरी ने, इसके साथ तो ये सलूक भी अच्छा है। मेरा तो कहना है कि इसे चप्पल से मारते हुए पूरे शिमला शहर घुमाना चाहिए, तभी इसकी अक्ल में अक्ल आएगी। रूपल सनाया की तरह काइंड हार्ट या फिर हर किसी के लिए बुरा फील करने वाली लड़की नहीं थी। वो किसी मुट्ठी छुरी से कम नहीं थी। तभी रजत चौधरी ने रूपल को अपने जान की भीख मांगते हुए कहा, मिस रूपल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए। मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। प्लीज़ इन लोगों को रोकिए, वरना मेरी जान ही चली जाएगी। रूपल को रजत चौधरी पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि रूपल ने जानबूझकर इस तरह रिएक्ट किया कि उसने कुछ नहीं सुना। ये सब देखकर रूपल के कलेजे को ठंडक पहुँच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया और रूपल के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। एकदम से रूपल को याद आया कि वो खुद उसके पैरों से चलकर इस जगह क्यों आई थी। रूपल एकदम से परेशान हो गई। उसने परेशान होते हुए अपने आप से ही कहा, अरे नहीं, अगर इस विकी भाई के आदमियों की हरकत से रजत चौधरी नाराज़ हो गया तो मेरे पापा की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। और ऊपर से ये विकी भाई नाम का गुंडा खुद भी यकीन करने लायक नहीं है। अगर इसका दिमाग घूम गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। ना ही मुझे विकी भाई से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही रजत चौधरी से दुश्मनी मोल लेने की कोई ज़रूरत है। रूपल के दिमाग में अब कहीं सारे सवाल आ रहे थे। उसने एकदम से विकी भाई से कहा, इन्हें छोड़ दीजिए, मैंने मिस्टर रजत चौधरी को माफ़ कर दिया है। रूपल की बात सुनते ही विक्की भाई के आदमी रुक गए। विक्की भाई ने फिर इस बात को ज़्यादा आगे नहीं खींचा और रजत चौधरी को हकाल देने के लहजे में कहा, सुन बे, निकल ले। मिस रूपल ने तुझको माफ़ कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना ये पिटाई का सेशन एक बार फिर से शुरू करवा दूंगा। जैसे ही रजत चौधरी ने यह सब बात सुनी, पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए चलकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाने से पहले रजत चौधरी ने एक बार मुड़कर रूपल की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू मिस रूपल, थैंक यू सो मच। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। रजत चौधरी जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हो गया, रूपल की जान में जान आ गई। उसने पास ही में रखा जैकेट ओढ़ लिया और अपने आप को शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद रूपल चलकर विक्की भाई के पास आ गए। उसने एक सीधा सवाल करते हुए कहा, क्या सनाया ने आपको यहाँ आने के लिए कहा था? रूपल को बस यही पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि रूपल के यहाँ होने के बारे में सिर्फ सनाया ही जानती थी। भले ही रूपल के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल थी कि सनाया ने विक्की भाई को यहाँ भेजा होगा, लेकिन फिर भी रूपल के हिसाब से ही ये सच था। लेकिन जैसे विक्की भाई ने रूपल का ये सवाल सुना, वो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, क्या मिस सनाया वो मुझे यहाँ आने का क्यों कहेगी?
मुझे तो आहान भाई ने भेजा है। नहीं, मैं मिस रूपल को सच का पता नहीं लगने दे सकता। पिछली बार भी आहान भाई ने बैकग्राउंड में ही रहना सही समझा था, तो मैं उनका सच सबको कैसे बता सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, मिस रूपल की हाँ में हाँ मिला देता हूँ, यही बेहतर होगा। बहुत सोचने के बाद विक्की भाई ने रूपल के सवाल का जवाब दिया। हाँ, उन्होंने ही आने का कहा था। भले ही विक्की भाई ने ये बात कही थी, लेकिन रूपल को उसके एक भी शब्द पर जरा भी यकीन नहीं था। रूपल ने विक्की भाई की तरफ घूरते हुए अपने आप से ही कहा, यह आदमी तब से झूठ बोल रहा है जब से मैंने इसे पहली बार उस होटल में देखा था। ज़रूर ये आहान से डरता है। आहान ने कुछ तो ऐसा किया है कि ये सनाया और मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ पेश आता है। मैंने इस विक्की भाई की आंखों में आहान के लिए डर देखा है, रेस्पेक्ट देखी है। कुछ तो मामला है जो आहान और ये गुंडा विक्की भाई मिलकर छिपा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। देखते हैं कब तक सच पर्दे में रहता है। आज या कल सबके सामने सारा सच आ ही जाएगा। जब रूपल उसकी तरफ इस तरह से देख रही थी, विक्की भाई को अफोर्ड फील होने लगा। उसने कुछ सोचा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, मिस रूपल, अगर आपको कुछ बहुत चोट आई है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। विक्की भाई का इतना अच्छा बर्ताव देख कर रूपल को अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने विक्की भाई के सवाल के बारे में सोचे बगैर ही उसे मना कर दिया। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, रूपल ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। तभी सनाया भागते हुए अंदर आ गई। सनाया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का चेहरा पूरी तरह से सूज गया था, आंखें नम थी और देखते ही कोई भी ये कह सकता था कि रूपल की हालत कितनी बिगड़ी हुई थी। ये देखने के बाद सनाया का दिल पिघलने लगा। उसने जल्दी से रूपल को गले लगा लिया और रूपल से सवाल करते हुए बोली, रूपल, क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे हो गया? इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना? सनाया के इतने सारे फिक्र भरे सवाल सुनकर रूपल मुस्कुराने लगी। उसने सनाया को शांत करते हुए कहा, सनाया, क्लेम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब रूपल अपनी बात कर रही थी, आहान भी अंदर आ गया। रूपल के ठीक होने का यकीन के बाद सनाया ने विक्की भाई की तरफ देखा और रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है? एक पल के लिए सनाया की आंखों में गुस्सा उतर आया था, लेकिन रूपल ने सनाया को सच बताते हुए कहा, नहीं, विक्की भाई ने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई है। अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। जैसे ही सनाया ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो दंग रह गई। सनाया ने फिर आहान की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। आहान समझ गया कि उसकी वाइफ क्या जानना चाहती थी। आहान ने सच बताना सही लगा। सनाया ने जिस दोस्त की बात की थी वो विक्की भाई ही हैं। आहान ने सोच समझकर अपना जवाब दिया। जैसे ही सनाया ने आहान के इस आंसर को सुना, वो भी ज़्यादा हैरान हो गई। सनाया ने मुंह बनाते हुए विक्की भाई और आहान से कहा, दोस्त, ये कब हुआ? तुम दोनों अब से दोस्त बन गए? आहान ने पहली ही अपनी बात कह दी थी। वो इस बात विक्की भाई से ने आहान की बात को कंफर्म करते हुए कहा, हाँ हाँ, हम दोस्त हैं। सनाया को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो इस सब के बारे में आहान से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, और जब तक सनाया को उसके सारे जवाब नहीं मिलने वाले थे, उसे चैन नहीं आने वाला था। ये बात आहान भी अच्छे से जानता था। वो सनाया को डिस्टर्ब नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने सनाया से कहा, आप रूपल को हॉस्पिटल ले जाइए। मेरे हिसाब से इन सारी चोटों इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही सनाया ने यह बात सुनी, उसका ध्यान आहान और विक्की भाई की एक नई दोस्ती से हट गया और रूपल पर आ गया। उसने आहान की बात पर हामी भर दी और रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों इस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहान ने विक्की भाई से कहा, थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। आहान की इस बात सुनते ही विक्की भाई को अलग सी राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो भी गलतियाँ की है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। आहान ने विक्की भाई की ये बात सुनी और उसके हाथ मिलाने के बाद सनाया और रूपल के पीछे चला गया। टैक्सी में बैठते हुए सनाया ने आहान से कहा, आहान, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है। एक तो पहले ही आज पूरे दिन में बहुत कुछ हो चुका है, क्यों ना तुम घर जाओ। आज रात मैं रूपल के साथ हॉस्पिटल में रह लूँगी। आहान सनाया की बात से एग्री करता है, लेकिन उसे सनाया की फ़िक्र भी थी। थोड़ी देर इस मामले पर डिस्कस करने के बाद आहान ने हार मान ली और दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद
रूपल के घर चला गया। हॉस्पिटल में जाते ही सनाया ने अपनी पहचान के डॉक्टर से रूपल का चेकअप करवाया। सारे जख्म को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने रूपल को आज रात हॉस्पिटल ही रुकने को कहा। थोड़ा सूप पीने के बाद और दवाई लेने के बाद रूपल को एक वीआईपी प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सनाया उसके साथ रोहन कोहली के बारे में बात किए जा रही थी। जब रूपल ने आज ग्लासवेल रूम में हुआ पियानो का किस्सा सुना तो एक बार फिर से उसके दिमाग में आहन का ख्याल आ गया। रूपल ने मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है इस आहन के साथ। शौर्य और सुगुन को सनाया को तंग करने से रोकना, सनाया के दादाजी से माफ़ी मंगवाना, विक्की भाई को डराना, रोहन कोहली के साथ पियानो का मुकाबला करना और इतना होने के बाद भी खुद कार्तिक कोहली का रिएक्शन इतना अजीब होना, मुझे इस सब में आहन का ही हाथ लगता है। इस सब के बारे में सोचते हुए रूपल ने सनाया से सवाल किया, सनाया तुम आहन के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के इस सवाल के पीछे का असली मतलब क्या था? क्या सनाया और रूपल को आहन का सच पता लगने वाला था? आहन कब सनाया को सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करने वाला था? सनाया रूपल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगी। जब वो दोनों उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई, आहन ने विक्की भाई से कहा, थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। जैसे ही विक्की भाई ने आहन की कही ये बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। आज उसने तीसरी बार आहन को देखा था और वो पहली 2 बार का एक्सपीरियंस विक्की भाई के लिए कुछ इस तरह का था कि वो इस ज़िंदगी में तो आहन को भूल ही नहीं सकता था। विक्की भाई ने एक अजीब सी स्माइल के साथ आहन से कहा, आहन भाई आप एक कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आहन समझ सकता था जिस तरह से उसने विक्की भाई को डराया था। अगर आज आहन ने उसकी जान भी मांग ली होती तो विक्की भाई हंसते हंसते दे देता। आहन एहसान फरामोश लोगों में से नहीं था, इसलिए उसने विक्की भाई से कहा, विक्की भाई अगर आप आगे कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। मैं आपकी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। आहन की इस बात सुनते ही विक्की भाई को अलग ही राहत मिली। उसने कहा, जी भाई, मैंने पहले जो भी गलतियां की हैं उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हमारी दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद आहन के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस तरह का काम विक्की भाई ने उसके लिए किया था, आहन भरोसे के साथ विक्की भाई को अपनी यहाँ नौकरी पर रख सकता था। वैसे तो आहन गलत काम करने वाले लोगों में से नहीं था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी उस पर थी उसके चलते विक्की भाई जैसे किसी आदमी की आहन को बहुत ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूपल की ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई थी। अपने रूम में सेटल डाउन होने के बाद रूपल और सनाया गप्पे लड़ाने लगे। जब सनाया अपनी बातें कर रही थी, एकदम से रूपल अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए कहा, सनाया तुम आहन के बारे में डिटेल में क्या क्या जानती हो? रूपल के ऐसे सवाल को सुनने के बाद सनाया की बोलती बंद हो गई। वो रूपल की बात के पीछे का मतलब ही समझ नहीं पा रही थी। सनाया ने सीरियस होते हुए रूपल से ही उल्टा सवाल किया, तुम ये क्यों पूछ रही हो आहन के बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। सनाया की हैरानी हक पर थी। आज से पहले जब भी आहन की बात आती थी, रूपल के चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन जगह बना लेते थे। इससे तो कभी भी आहन के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी बयान नहीं की, लेकिन आज वो सामने से ये पूछ रही थी। रूपल की नज़रें खिड़की के बाहर छाए हुए अंधेरे में कहीं रुक सी गई। उसने फिर सनाया के सवालों पर अपनी राय देते हुए कहा, सनाया मैं हमेशा से यही कहा करती थी कि आहन निकम्मा है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हमेशा से उसे ही ब्लेम किया है कि वो तुम्हें ना ही कभी खुश रख पाएगा और ना ही तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। जब रूपल ये सारी बातें कह रही थी, सनाया के माथे पर सिकन आ गई। उसने ये बातें ना जाने कितनी बार सुनी थी। सनाया ने मन ही मन में कहा, अरे यार, रूपल हो या मोम, हर दूसरे घंटे में मुझे यही सब क्यों बताते रहते हैं? मैं अच्छे से हैं कि मेरा आहन कितना अच्छा है, वो बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन आज के लिए मैं रूपल की ये सारी बातें सुन लेती हूँ। आफ्टर ऑल आज रूपल के साथ बहुत कुछ हो गया है, मैं उसका मूड हुए बिगड़ना नहीं चाहती। जब सनाया के दिमाग में ये सब चल रहा था, रूपल अपनी बातें कहे जा रही थी। सनाया ने अपना मन बना लिया था, सब कुछ चुपचाप सुनती रही, लेकिन आगे रूपल ने जो कुछ भी कहा, इसे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। रूपल ने कहा, मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया सनाया, लेकिन मैं गलत थी। मेरे साथ साथ सभी ने यही कहा कि आहन किसी काम का नहीं है।
लेकिन ये झूठ है। आहान एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़का है। सी इज ए रियल मैन। अपनी बात कहते हुए रूपल बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन सनाया उसके तो कुछ चेहरे का रंग ही बदल गया था। सनाया ने रूपल के माथे को छूकर देखा और कंफ्यूज लगते हुए बोली, रूपल तुम्हें फीवर तो नहीं है, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शुरुआत से सनाया यही देखते हुए आई थी कि आहान और रूपल के बीच में 36 का आंकड़ा था। रूपल आहान को इस तरह ट्रीट करती थी मानो वो कोई कचरा था, और आज एकदम से रूपल उसकी तारीफ कर रही थी। उसने तो अपने आप को गलत कह दिया था। रूपल ने आहान की तारीफ में एक नहीं दो दो शब्द कहे थे। सनाया को लगा कि जरूर रूपल ने आज कोई गलत दवा खा ली थी, या फिर होटल में उसके सर पर चोट लग गई होगी, जिसकी वजह से रूपल ऐसी बातें कर रही थी। जब रूपल ने सनाया के ऐसे रिएक्शन को देखा तो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस एक बात याद रखो, आहान को अपने पास संभाल कर रखो, वो बहुत स्पेशल है। अगर तुमने उसे खो दिया तो मुझे डर है कि तुम्हें आहान के जैसा लविंग और केयरिंग हस्बैंड कभी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद सनाया ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली मैं अपने हबी को नहीं छोड़ने वाली, और अब तो मैं उसे मुझे छोड़कर कहीं जाने भी नहीं दूंगी। सनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ घंटों पहले उसने अपने हबी को पहली बार किस किया था। वो सोचने के बाद सनाया के गाल लाल हो गए। सनाया उस बारे में सोचकर आहान को मिस कर रही थी, लेकिन उसने फिर रूपल के साथ थोड़ी बातें की और आहान को ऐसे ही मिस करते हुए सो गई। अगली सुबह आहान जल्दी से तैयार हो गया। उसने रूपल और सनाया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टिफ़िन में पैक करके हॉस्पिटल में ले आया। आहान ने भी कल रात सनाया को बहुत मिस किया था। अब ऐसा भी नहीं था कि दोनों हर रोज़ पूरा वक्त एक साथ बिताते थे, लेकिन फिर भी कल रात की डेट के बाद आहान और सनाया की एहसास कुछ ज़्यादा ही गहरे हो गए थे। जब आहान सनाया के बारे में सोचते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से चल रहा था, उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। आहान के ध्यान में ये बात आई कि उसके पास से गुजर रहा हर एक इंसान उसे अलग ही नज़रों से घूर रहा था। कॉरिडोर के दूसरे कोने में खड़े लोग आहान की तरफ उंगलियों से इशारे कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कुछ नर्स तो आहान को देखकर मुस्कुराते हुए शर्मा भी रही थी। लोगों के इन अजीब रिएक्शन को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसने पास के एक शीशे में नज़र आ रहे रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे की तरफ देखा, लेकिन आहान के चेहरे को कुछ भी नहीं लगा था। तो ये सारे लोग इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? दूसरी तरफ सनाया भी कुछ देर पहले जाग गई। रूपल मेडिसिन के असर की वजह से अभी भी सो रही थी। फ्रेश होने के बाद सनाया ने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल चेक किया। मेल चेक करने के बाद सनाया ने देखा उसके सोशल मीडिया अकाउंट को टैग किए हुए 2 वीडियो को मिलियन व्यूज़ मिले हुए थे। एक वीडियो में आहान पियानो पर टू एलिक प्ले कर रहा था। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स में साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आहान लोगों के बीच कितना पॉपुलर हो गया था। लड़कियां तो उसके सिंगल होने का इंतज़ार कर रही थी। आहान के फैंस ने उसे पियानो प्रिंस ये नाम भी दे दिया था। वैसे तो सनाया अपने पति की इतनी तारीफ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन बाकी लड़कियों की आहान में दिलचस्पी सनाया को अनकंफर्टेबल कर रही थी। ये इंटरनेट पर कमेंट करने वाले लोग अजीब से होते हैं यार। मतलब कुछ दिनों में ये सारे के सारे लोग मेरे फैंस थे, मेरे लिए कमेंट कर रहे थे, आहान को भला बुरा कह रहे थे, और एक पियानो के परफॉर्मेंस के बाद आहान की तरफ हो गए। खास करके ये लड़कियां, हुप, इन लड़कों को क्या पता कि मेरा पति तो इन सब के कमेंट्स को एक नज़र से देख भी नहीं रहा। सनाया को उन लड़कियों पर गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी। उसने सोचा इस इंटरनेट को बंद कर देते हैं और बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। सनाया ने अपना मोबाइल बंद किया और रूम से बाहर निकली। दरवाज़ा खोलते ही सनाया की नज़र सामने वाले कॉरिडोर से आ रहे आहान की तरफ पड़ी। आहान को देखते ही सनाया का मूड हैप्पी हो गया। अपने आप से ही बात करते हुए सनाया ने कहा, ये आहान कितना हैंडसम है, मेरा भी ध्यान आज पहली बार गया है। सिंपल से कपड़ों में भी कितना गुड लुक लग रहा है। मेरा हूबी, 1 मिनट क्या, मैं फिर से आहान को ताड़ रही हूँ। जब सनाया आहान को दीवानों की तरह देख रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ नर्सेस आहान को छिप कर फ़ोटो क्लिक कर रही थी। उनमें से एक नर्स ने कहा, ये तो मेरा पियानो प्रिंसेस है, कितना हैंडसम है यार। वैसे क्या आहान और सनाया गिल के डिवोर्स की कोई न्यूज़ आई है? उस नर्स के सवाल को सुनने के बाद सनाया का मुंह बन गया। दूसरी नर्स ने जवाब में कहा, नहीं यार, मैं तो कब से अगले अपडेट का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर सच में उन दोनों का तलाक की न्यूज़ आ गई तो मैं आहान को बिना वक्त गपाए
प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही सनाया को गुस्सा आ गया। क्या ये लड़कियां उसकी शादी तोड़ने के लिए इतनी डिस्परेट हो रही हैं? लेकिन सनाया ने देखा उससे भी ज़्यादा वो पहली नर्स गुस्सा हो गई थी। पहली नर्स ने अपने साथ वाली नर्स से कहा, ओह हेलो, पहले मैंने आहान को पसंद किया है, मेरे और मेरे पियानो प्रिंस के बीच मत आओ, समझी? ये देखकर सनाया का मुंह बन गया। ये बात तो मुझे इस दोनों नर्स से कहनी चाहिए थी। मेरे पति पर डोरे डाल रही है, वो भी मेरे सामने। इन्हें तो मैं, सनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो जाकर उन नर्स से झगड़ा करना चाहती थी। सनाया का मन किया कि वो मोबाइल छीनकर सारे पिक्चर्स डिलीट कर दे, लेकिन वो अपने आप को जेलर साबित नहीं करना चाहती थी। उफ, क्या करूं, क्या करूं? ये सब कैसे देख रहे हैं मेरे पति को, मैं क्या करूं? सनाया ने परेशान होकर अपने आप से ही कहा। तभी आहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आहान ने सनाया से कहा, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं सनाया? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? आहान के सवाल को सुनकर सनाया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आहान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मेरी याद आ रही थी? सनाया ने अपने ये शब्द कुछ ज़्यादा ही जोर से कहे थे ताकि वो नर्स भी सुन सके, लेकिन आहान कंफ्यूज हो गया। आज से पहले सनाया ने आहान से ऐसा सवाल कभी नहीं किया था और हाथ भी पकड़ लिया था। ये सब आहान के लिए थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक था। उसने हकलाते हुए सनाया के सवाल का जवाब दिया, याद? आपने मुझे याद किया? आहान के सवाल के बाद सनाया ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर हामी भर दी, बहुत ज़्यादा। सनाया की बड़ी बड़ी आंखों देखकर आहान की धड़कनें तेज हो गई। वो आगे एक शब्द के अलावा कुछ कह नहीं पाया। ओहो, आहान आज बहुत ही अफोर्ड हो रहा था। सनाया से नज़रें चुराते हुए आहान की नज़र उसके होठों पर जा कर रुकी और उसे कल रात की वो सडन किस याद आ गई। आहान ने अपने आप से ही कहा, शायद सनाया अब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी है, ये तो अच्छी बात है। सनाया की तरफ देखने के बाद आहान के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फिर सनाया के हाथ पर अपनी पकड़ पक्की की और बोला, आपको भूख लगी होगी ना? मैंने आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट बनाया है, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। ये सुनकर सनाया के दिल में नरमी छा गई। उसका ध्यान कोने में खड़ी दो नर्स से हट गया और आहान की आंखों की गहराई से देखते हुए सनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पति को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? सनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। प्यार से? सुनते ही आहान ने सनाया को हाँ में जवाब दे दिया। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? सनाया आहान को क्या नाम देने वाली हैं? क्या आहान और सनाया की शादी अब एक असल शादी में तब्दील होने वाली है? सनाया और आहान की ज़िंदगी में आगे और क्या क्या होने वाला था?